कस्बे के धूप में जलता हर एक किनारा, पसीने से भीगी थी जिंदगी सारी। तभी सूरज लाया एक मीठा उजाला, आम कोला बना ठंडक का प्याला। हर चेहरे पर खिली मुस्कान न्यारी, कस्बे में लौट आई खुशियों की सवारी। कस्बे में दिन की शुरुआत होती है। लोग अपने सुबह के काम कर रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और आदमी काम के लिए रवाना हो रहे होते हैं। औरतें आपस में बात करते हुए दिन शुरू कर रही हैं और दूर से पूरा कस्बा चहल पहल से भरा हुआ नजर आता है। टेकराम और मोहनलाल चौपाल पर बैठे होते हैं और कस्बे में चल रही गर्मी की मुसीबत के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस गर्मी ने तो हमारी हालत ही खराब कर रखी है। और नहीं तो क्या, इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है और उसके ऊपर बिजली की दिक्कत। हाँ भैया, हर बार नई सरकार आती है, लगता है अब कुछ बेहतरीन होगा, लेकिन हर वक्त निराशा ही मिलती है। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अभी खाना खाने का भी दिल नहीं करता। खाना खाते ही मानो सर गर्म सा हो जाता है। तभी सूरज वहाँ आता है, जो गांव का एक जवान लड़का है और शहर में तालीम हासिल करके वापस लौटा है। वो चौपाल पर बैठे टेकराम और मोहनलाल से मिलता है। कैसे हैं चाचा? अब क्या बताएं, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रखा है। हाँ, कस्बे में गर्मी तो बहुत ज्यादा है इस साल। तुम बताओ, शहर से कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। पढ़ाई अब खत्म हो चुकी है, अब तो बस डिग्री आने का ही मुंतजिर है। फिर एक अच्छी सी नौकरी लूंगा और शहर में ही रहूंगा। सही है, कस्बे में आजकल रहना भी कौन चाहता है। यहाँ तो हर चीज की दिक्कत है, कोई सुकून सहूलत तो है नहीं। फिक्र मत कीजिए चाचा, बहुत ही जल्दी कस्बे में बेहतरीन दिन आएंगे। हम तो इसका इंतजार करते करते बुजुर्ग हो गए। तीनों इस बात पर हल्का सा हंसते हैं और फिर सूरज अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। रात के वक्त सूरज अपने घर में फर्श पर बैठा होता है और उसकी माँ उसे ताज़ा बना हुआ खाना परोसती है। आइए ना अम्मी, आप भी मेरे साथ बैठकर खाना खाइए। नहीं बेटा, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही। लेकिन ऐसे क्यों? गर्मी की वजह से हालत खराब है बेटा, और अब गरम खाना अगर खा लिया तब तो मैं बीमार ही पड़ जाऊंगी। लेकिन ऐसे ना खाने से भी तो आप बीमार पड़ सकती है ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं संभाल लूंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कल टेकराम चाचा के खेत से ताजे आम लेकर आऊंगा। सुना है उनके हापूस आम बहुत ही मशहूर हैं आजकल। सच? हाँ अम्मी, बिल्कुल। सूरज हाँ में सर हिलाता है और उसकी माँ अपने बेटे की कदर भरी बात सुनकर तुरंत खुश हो जाती हैं। अगले दिन टेकराम अपने आम के खेत में दरख्त के नीचे लेटा होता है। तभी सूरज वहाँ पहुँचता है। सूरज को देखते ही टेकराम उठकर बैठ जाता है। अरे सूरज बेटा, आजा आजा, यहाँ कैसे? बस आम खरीदने आया था चाचा। कैसी चल रही है इस साल की फसल? चल तो ठीक ही रही है, लेकिन इस बार बहुत गर्मी होने की वजह से फसल कुछ खास नहीं हो पाई। क्या इस साल गर्मी सच में इतनी ज्यादा हो गई है? हाँ हाँ, पिछले साल से तो 4 गुना ज्यादा है। क्योंकि आम एक गर्म फल होता है तो लोग इसे लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता था कि आम ठंडक देता है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ये तो उल्टा है। आम रस ठंडक का एक अच्छा माखज होता है। आम कम होने की वजह से अब तो वो भी कम ही बनने लगा है। सूरज कुछ वक्त सोचता है और फिर हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। सूरज के जाने के बाद टेकराम फिर से दरख्त की छांव में लेट जाता है। रात के वक्त सूरज अपने स्टडी टेबल पर बैठा अपनी किताबों को देख रहा होता है। तभी उसकी माँ पीछे से आकर उससे बात करती है। अरे सूरज, ये क्या कर रहे हो? जब से खेत से लौटे हो तब से किताब लेकर बैठे हो। आम तो तुम लाए नहीं, अब क्या करना चाहते हो? अम्मी,
आज टेकराम चाचा ने बताया कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से आम का पैदावार खत्म होने को है और इसकी वजह से उनके पास इस साल आम बहुत ही कम आ गए हैं। अरे, पर इसका तुम्हारी किताब से क्या वास्ता है? अम्मी, मैंने शहर में साइंस की पढ़ाई की है और वहाँ एक पेय मिलता है जिसे हम सोडा कहते हैं। सोडा? अब भला ये क्या होता है? पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं तो वो सोडा बन जाता है और उसमें हम अलग अलग प्रकार के जायका डाल सकते हैं। मगर इससे आम और गर्मी की मुसीबत कैसे खत्म होगी बेटा? सोडा पेट को ठंडा रखता है और उसमें हम कम आम में ही ज्यादा से ज्यादा जायका बना सकते हैं। तब तो ये पूरे कस्बे के लिए एक नई चीज होगी। हाँ अम्मी, बिल्कुल। मैं कल ही शहर जाकर मैं सारे सामानों का इंतजाम कर दूंगा। सूरज की माँ हाँ में सर हिलाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और सूरज अपनी किताब पढ़ता हुआ अपने नोट्स बनाता रहता है। अगले दिन सूरज हार्डवेयर फैक्ट्री पहुँचता है और वहाँ ब्रजेश से मिलता है। वो पानी में गैस भरने वाली मशीनों को देखने आता है जिन्हें खरीदना है। नमस्ते ब्रिजेश जी, आपसे मेरी फोन पर बात हुई थी। हाँ, आप सूरज है ना? ब्रजेश सूरज को अपने गोदाम में ले जाता है जहाँ पानी में गैस भरने से लेकर उसकी पैकिंग तक की सारी मशीनें रखी होती हैं। सूरज उन्हें गौर से देखता है और मुतमईन हो जाता है। ठीक है, मैं समझ गया। तो ये सब मिलकर मुझे कितने में मिलेगी? सब मिलाकर कुल 4 लाख रुपए होंगे। क्या? 4 लाख? ये तो काफी ज्यादा है। अरे भैया, ये सब मशीन्स तो थोड़ी महंगी होती है ना। अब आप बताइए, आपको कब तक चाहिए? माफ कीजिएगा, मैं इन्हें खरीद नहीं सकता। सूरज मायूस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सूरज मायूस होकर गांव की सड़क पर अपने घर की ओर जा रहा होता है। रास्ते में वो चौपाल पर बैठे मोहनलाल से मिलता है जो अपनी बेटी पुष्पा के साथ बस यूं ही बैठे होते हैं। अरे सूरज बेटा, कहाँ से आ रहे हो? बहुत परेशान लगते हो। क्या बताऊं चाचा, शहर गया था। सोचा मैं कस्बे वालों के लिए आम कोला बनाऊंगा जिसमें हम कम आम से जायकेदार सोडा बनाकर कस्बे वालों को पिलाएंगे। लेकिन वो मशीन इतनी महंगी है कि हम सब वो खरीद ही नहीं पाएंगे। मोहनलाल मतजस्सुस हो जाते हैं और अपनी बेटी पुष्पा की ओर देखने लगते हैं। पुष्पा बेटा, क्या तुम इसमें कुछ कर सकती हो? जी पापा जी। सूरज भैया, मैंने भी इंजीनियरिंग की है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या करना है? मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डाल सके। समझ गई। मैं तो ये कर सकती हूँ। क्या सच? अगर ऐसा हो पाया तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है भैया, कल हमारे घर के पीछे वाले कारखाने में आ जाइए। सूरज हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। यही दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सूरज अपने हाथ में कुछ नक्शे लेकर फैक्ट्री में पहुँचता है। वहाँ पुष्पा पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। सूरज उसे नक्शे दिखाता है और पुष्पा सब समझ जाती है। इसके बाद दोनों काम में जुट जाते हैं। वो धातु की चादरों को काटते हैं और उन्हें जोड़ते हैं और फिर पाइप और नॉब्स लगाते हैं। पाइप पर दबाव नापने के लिए एक गॉज भी लगाते हैं। कुछ वक्त बाद उनकी मशीन तैयार सी लगने लगती है। सूरज कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर लाता है। वो उसे मशीन से जोड़ते हैं और दूसरी तरफ पानी से भरी बोतल लगाते हैं। पहली कोशिश में बोतल फट जाती है। वो फिर से कोशिश करते हैं, अलग अलग दबाव आजमाते हैं और आखिरकार सही दबाव ढूंढ लेते हैं। दिन के आखिर तक उनकी बनाई हुई मशीन तैयार हो जाती है जो लोगों के काम आने के लिए तैयार है। अगले दिन सूरज अपनी नई बनाई हुई मैंगो कोला की गाड़ी पर खड़ा नजर आता है जिसमें पुष्पा की मदद से बनाई गई मशीन भी लगी होती है। कुछ राह चलते मुसाफिर उसे देखते तो हैं, मगर रुककर गौर नहीं फरमाते। तभी टेकराम आमों की एक पेटी लेकर वहाँ पहुँचता है। लो, जैसा तुमने बोला था मैं आम ले आया, लेकिन ये मेरे खेत के आखिरी आम है। इसका तुम करना क्या चाहते हो? तभी पुष्पा वहाँ आ जाती है। उसके साथ मोहनलाल भी होते हैं। अभी समझ में आ जाएगा चाचा। वहाँ आम देखकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं
और इस नई चीज को देखकर उनके मन में जिज्ञासा बढ़ने लगती है। अरे सूरज बेटा, क्या है ये? यह है मेरी और पुष्पा की नई पेशकश, आम कोला। आम कोला, ये क्या है? क्यों ना आप सब इसे चखकर और फिर खुद बता दीजिएगा। गांव के सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और सर हिलाते हैं। सूरज ताजा पके आम निकालता है। वो आमों का ऊपरी हिस्सा काटकर उनका रस एक बर्तन में निकालता है और फिर वो गुठलियों को अलग करता है। इसके बाद वो एक बोतल में पानी भरता है और पुष्पा वॉट खोलकर मशीन चालू करती है। बोतल में दबाव भरने लगता है और जब काम पूरा हो जाता है तो सूरज उसे बाहर निकाल लेता है। फिर वो जल्दी से ग्लास में थोड़ा सा मसाला डालता है। इसके बाद आम का रस और आखिर में ताजा बना सोडा डालता है। ग्लास में झाग बन जाता है। जब ये ड्रिंक गांव वालों को दिया जाता है तो वो उसे जिज्ञासा से देखते हैं। फिर धीरे धीरे एक घूंट लेते हैं और उनके चेहरे पर तुरंत खुशी नजर आने लगती है। वाह सूरज, ये तो बहुत ही शानदार है, मजा आ गया। सच, ये तो काफी ठंडा एहसास करा रहा है। पुष्पा, मोहन लाल, टेकराम इसका एक घूंट लेते हैं। वाह बेटा, ये तो एकदम जायकेदार है, एक ग्लास और दे दो। ये जायकेदार जरूर है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना। इसका एक ग्लास ही आपको कई घंटों की राहत देता है। गांव के सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं और इसी के साथ आम कोला गांव में एक पसंदीदा ड्रिंक बन जाता है और सूरज हर गर्मी में इसे लोगों की भलाई के लिए बनाता रहता है।